हेलो डियर स्टूडेंट। आज की क्लास रिवीजन क्लास होने वाली है रियलिज्म की। आप सबका मैं वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हमारा नेक्स्ट एग्जाम पास ही आने वाला है। ठीक है, तो सभी क्लासेस, सभी जो टॉपिक्स है उनका रिवीजन होने वाला है चैनल पे। आज की क्लास में जो रियलिज्म की थ्योरी है वो हम रिवाइज करते हैं। लास्ट दो क्लासेस में सेपरेटली ली थी, क्लासिकल एंड स्ट्रक्चरल रियलिज्म की डिफरेंट डिफरेंट, बट किसी को समझ नहीं आया तो आज की क्लास में मैं स्लाइड नहीं बना रखी मैंने कोई भी। मैं जस्ट आपको लिख के समझाऊंगी, सारा एक रिदम में समझाऊंगी ताकि आपके माइंड में एक फ्लो बन जाए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रियलिज्म है क्या? रियलिज्म एक पॉलिटिकल थियरी है। ठीक है, रियलिज्म एक पॉलिटिकल थियरी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल लेवल की थियरी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की थियरी है। रियलिज्म क्लेम करता है कि जो रियलिटी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वो हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, वो रियलिज्म एक्सप्लेन करता है। किसी भी कोई भी थियरी होती है इंटरनेशनल लेवल पे, या किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी थियरी हो, वो किस चीज के लिए होती है? थियरी एक्सप्लेन करती है कि कोई भी इवेंट क्यों हुई या क्या होगा। ठीक है, उस चीज के बारे में, उस सर्कमस्टांसेस को बताती है, क्या होने वाला है, उनकी कंडीशंस बताती है। ठीक है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है, पास्ट में ऐसा क्यों हुआ उस सब को एक्सप्लेन करती है। वो थियरी का काम है। तो रियलिज्म जो थियरी है आईआर की, वो बताती है कि जो रियलिटी क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की रियलिटी क्या है वो रियलिज्म क्लेम करती है कि वो हम बताते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि रियलिज्म आई कैसे, कब आई इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब उसकी टाइमलाइन क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, टाइमलाइन क्या है उसके आने की। तो जब इंटरनेशनल लेवल पे आपने एक टॉपिक सुना होगा, ग्रेट डिबेट। ठीक है, तो जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ उसके बाद आइडियलिस्टिक थिंकर आए। ठीक है, कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें वर्ल्ड वॉर टू नहीं करवाना। लिबरलिस्टिक थिंकर थे ये कुछ, जो ये सोचते थे कि हम मतलब वार को रोक सकते हैं। ठीक है, मतलब ह्यूमन नेचर के अंदर ऐसा नहीं है कि ह्यूमन नेचर वार चाहता है, ह्यूमन नेचर वॉर को रोक सकता है। ठीक है, ये आइडियलिस्टिक थिंकर थे। बट जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू भी हुआ। ठीक है, तो इन दोनों वॉर्स के बीच का जो टाइम पीरियड था, दोनों बीच का जो टाइम पीरियड था वो इंटर वार पीरियड जिसे हम कहते हैं, उस टाइम पे डिबेट हुई 1930s और 1940s के अंदर रियलिस्टिक थिंकर्स और आइडियलिस्टिक थिंकर्स के बीच में। ठीक है, इनके बीच में फिर जीता कौन? रियलिस्टिक जीत गए। ये कहते थे, रियलिस्टिक कहते थे कि पावर पॉलिटिक्स है, आइडियलिस्टिक कहते थे नहीं, ह्यूमन नेचर में रीजन है, वो वार नहीं चाहता है। ठीक है, बट लास्ट में जीत किसकी हुई? रियलिस्टिक की। तभी से ही इंटरनेशनल लेवल पे रियलिज्म डोमिनेट कर रहा था। ठीक है, वो कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे डोमिनेट करता रहा इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, उसके बाद इंटरवार स्कॉलर को आप मतलब इंटरवार स्कॉलर में किन किन को इंक्लूड कर सकते हैं? जैसे EH कार, इंटरवार मैं यहाँ से अलग लिख देती हूँ। ठीक है, कौन कौन थे? जैसे EH कार थे, इन्होंने तो अपनी बुक भी लिखी थी, द 20 ईयर क्राइसिस। ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने काफी मतलब रियलिज्म को एक बेस दे दिया था, जिसके मतलब बलबूते पे ही मॉर्गेंथो ने फिर अपनी रियलिज्म की थियरी खड़ी की थी। उसके बाद EH कार, देन उसके बाद मॉर्गेंथो जो डिबेट में शामिल थे। देन रेनहोल्ड नेबर, मेरी प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत भी हो सकती है। ठीक है, आप जैसे भी आपके टीचर प्रोनाउंस के या आपने सुना है वैसे कर सकते हो। ठीक है, रेनहोल्ड नेबर, ये जो स्कॉलर थे इनके मतलब इन्होंने आइडियलिस्टिक के साथ डिबेट की थी और लास्ट में जीते कौन थे? आइडियलिस्टिक। और आइडियलिज्म क्या कहता है? वो कहता है कि
पावर के रोल को मतलब वो कंसीडर ही नहीं करता। वो ह्यूमन नेचर को इतना रीजनेबल मानता है, कहता है कि इतना मतलब ह्यूमन के अंदर रीजन है, लॉजिक है कि वो वार नहीं चाहता है, ठीक है। और जो रियलिस्टिक थे उनका क्या कहना था कि तुमने पावर के रोल को इग्नोर किया है, तभी तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। देन उसके बाद ह्यूमन नेचर पे तुमने तो मतलब बहुत ओवर इम्फेसिस किया है। ह्यूमन इतना भी रीजनेबल नहीं है, इतना भी मतलब लॉजिकल नहीं है कि वो वार ना चाहे, ठीक है। और मतलब आप वॉर को नहीं खत्म कर सकते, इनका ये कहना था रियलिस्टिक का, ठीक है। बट आइडियलिस्टिक का कहना था कि वॉर को हम खत्म कर सकते हैं। बट वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, आइडियलिस्टिक अपने आप एग्जाम्पल मिल गया कि वो हारे हुए थे, ठीक है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब रियलिज्म के कुछ असेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं वो बात करते हैं, ठीक है। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रियलिज्म। अब 3 एलिमेंट रियलिज्म के सबसे असेंशियल हैं। पहला है स्टेटिज्म, मतलब स्टेट सेंटर्ड, स्टेट को ही सब कुछ मानना, स्टेट सॉवरन है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक है। रियलिस्टिक कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक है। अनार्किक का क्या मतलब है कि कोई भी एक इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी बीच में सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो कि स्टेट के बिहेवियर को रेगुलेट करे, ठीक है। देन नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है सर्वाइवल का, कि स्टेट हमेशा इंश्योर करता है कि उसका सर्वाइवल होता रहे, मतलब वो जिंदा रहे। जब स्टेट ही नहीं होगा तो उसके बाद वो क्या पावर पॉलिटिक्स खेलेगा, ठीक है। तो सर्वाइवल का एलिमेंट है सेकंड, एंड देन उसके बाद सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प मतलब है कि स्टेट की हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है, स्टेट को खुद की हेल्प खुद करनी है, ठीक है। खुद को, अपने आप को सरवाइव करके रखना है, खुद को मेंटेन करके रखना है। कोई इंटरनेशनल लेवल पे अथॉरिटी नहीं है जो कि दूसरे स्टेट ने अगर अटैक कर दिया तो वो जाके रोक लेगी उसे, ठीक है। अब हम एक एक एलिमेंट को ध्यान से समझते हैं कि कौन राइटर क्या कहता है, मतलब स्टेटिज्म के अंदर क्या आता है, सर्वाइवल के अंदर क्या आता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड करती हूँ ताकि अच्छे से मैं लिख पाऊँ, उसमें तो बहुत घोच पोच हो गया है ना, कोई बात नहीं, इस पे हम करते हैं। पहला एलिमेंट है स्टेटिज्म का। स्टेटिज्म मतलब स्टेट सेंटर्ड, स्टेट सॉवरेनिटी की बात करते हैं, ठीक है। स्टेटिज्म है कि स्टेट मेन एक्टर है, स्टेट के बाद सब एक्टर आते हैं। स्टेट है वो सेंटर एक्टर है, मेन एक्टर है इंटरनेशनल लेवल पे जो पावर पॉलिटिक्स है उसके अंदर, ठीक है। स्टेट सॉवरन है, सॉवरेनिटी की बात करते हैं, स्टेट सॉवरन है, स्टेट से ऊपर कुछ भी नहीं है। स्टेट जैसे कि आप डोमेस्टिक लेवल पे तो देख सकते हैं कि डोमेस्टिक लेवल पे क्या होता है कि स्टेट डिसीजन लेता है लोगों के ऊपर, मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी है स्टेट, ठीक है। बट इंटरनेशनल लेवल पे कोई वो नहीं है सेंट्रल अथॉरिटी, वहां पर सिर्फ स्टेट सॉवरन है, ठीक है। हर एक स्टेट सॉवरन है और स्टेट ही मेन एक्टर है। देन उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक है, ये कहना है इनका, ये मैं बता चुकी हूँ। देन स्टेट compete विद अदर स्टेट फॉर पावर एंड सिक्योरिटी, कि स्टेट ही compete करता है किसके लिए, दूसरे स्टेट के साथ लड़ाई करता है, कंपटीशन करता है किसके लिए, पावर के लिए एंड सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। इनका ये कहना था। अब पावर के अंदर मॉर्गेंथ्रोप पावर को कैसे, मतलब इनका मानना था कि इंटरनेशनल सिस्टम इज स्ट्रगल फॉर पावर, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है क्या, आईपी से समझ जाना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर, ठीक है। अब पावर मॉर्गेंथ्रो कैसे डिफाइन करते हैं, मॉर्गेंथ्रो कहते हैं, ये स्टेटमेंट काफी बार आती है, मतलब कि मैच द कॉलम में या कैसे भी पूछ सकते हैं कि मैंस कंट्रोल ओवर द माइंड्स एंड एक्शंस ऑफ अनदर मैन, माइंड्स एंड एक्शंस ऑफ अनदर मैन, ठीक है। ये मॉर्गेंथ्रो डेफिनेशन देते हैं कि एक मैन दूसरे मैन के एक माइंड पे और एक्शंस पे कैसे कंट्रोल करता है, वो पावर है, ठीक है। उसके बाद वो पावर को
पावर को आगे भी डिफाइन, एक मिनट, मैं सिक्योरिटी को बाद में बताती हूँ, ठीक है। पावर के बारे में हम पहले पूरा कर लेते हैं। देन पावर को रियलिस्टिक दो कॉन्सेप्ट में देते हैं, वो कहते हैं कि पावर इज रिलेशनल कॉन्सेप्ट, मतलब कि पावर किसी के रिलेशन में होगी, ठीक है, मतलब एक स्टेट के दूसरे स्टेट के रिलेशन में, ठीक है। एक स्टेट एक वैक्यूम में पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मतलब एक अकेला ही स्टेट हो, वो ही पावर बढ़ाई जाए, उसका तो कोई मतलब है ही नहीं। किसी दूसरे स्टेट के रिलेशन में ये कॉन्सेप्ट काम आता है, ठीक है, उनका ये मानना था। देन उसके बाद दूसरा कहते हैं पावर इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इससे अच्छा मैं आपको नहीं करवा सकती जितना अच्छा मैं अभी करवा रही हूँ, ठीक है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आता है कि हम केवल अपनी पावर को काउंट नहीं करते जब हम पावर को गिनते हैं, मतलब किसके पास कितनी पावर है, ठीक है। तो वहां पे हम सिर्फ अपनी पावर को एनालाइज नहीं करते, सेल्फ पावर को नहीं देखते, वहां पर हम दूसरे स्टेट की पावर के साथ कंपेयर करके वहां पे रिलेटिव पावर को देखते हैं। रिलेटिव कितनी, मतलब दूसरे स्टेट के साथ में हमारी कितनी पावर है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। रियलिस्टिक का ये दो कॉन्सेप्ट से मानना है, ठीक है। देन उसके बाद जो स्ट्रक्चरल, ये क्लासिकल रियलिस्टिक मानते हैं। उसके बाद जो स्ट्रक्चरल रियलिस्टिक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चरल रियलिस्टिक कौन है। स्ट्रक्चरल रियलिस्टिक पावर को कैपेबिलिटीज मानते हैं। पावर को कहते हैं कि कैपेबिलिटी कितनी है किसी स्टेट की, वो उसकी पावर है, ठीक है। अब कैपेबिलिटी के अंदर मिलिट्री कैपेबिलिटी, पॉपुलेशन, टेरिटरी, ठीक है। देन उसके बाद साइज क्या है स्टेट का, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी क्या है, मिलिट्री स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब आती है, ठीक है। उसके कॉम्पिटेंस क्या है, ये सब वो मानते थे कैपेबिलिटी। बट ये भी एक फेलियर हुआ, क्योंकि देखो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। इजराइल जो है, इसराइल के पास नेचुरल रिसोर्स इतने नहीं है। इसराइल की लड़ाई किससे हुई थी, अरब स्टेट्स से, जो 19 जो 6 डे वॉर जिसे हम कहते हैं, शायद 1967 का है, आप डेट ध्यान से देख लेना, ठीक है। अरब स्टेट्स के साथ जब लड़ाई हुई थी, तो अरब स्टेट हैं, उनके पास रिसोर्सेज तो बहुत हैं, ठीक है, और एक साथ उन्होंने दो तीन मतलब स्टेट आपस में मिले थे, इजिप्ट, जॉर्डन, ये सब इन्होंने मिलकर अटैक किया था इसराइल पे। बट इसराइल ने फिर भी उसे हरा दिया था अरब स्टेट्स को, और उनकी टेरिटरी को भी सीज कर लिया था, ठीक है। तो अब उसे कैपेबिलिटी मानना किसी स्टेट की, उसकी रिसोर्सेज कितनी मतलब उसका कॉम्पिटेंस, रिसोर्सेज कितने हैं, इस बात पे पावर को मानना, ये भी एक फेलियर हो गया था, ठीक है, स्ट्रक्चरल रियलिस्टिक का। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, सिक्योरिटी को हम सर्वाइवल से कि वो सिक्योरिटी, इसमें ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म आता है सिक्योरिटी के अंदर, वो हम बाद में करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड जो उनका एलिमेंट है वो है सर्वाइवल का। एक सेकेंड, सर्वाइवल। अब सर्वाइवल के अंदर क्या आता है कि कोई भी स्टेट अपने सर्वाइवल के लिए ही कंसर्न रहता है, मतलब अपनी सिक्योरिटी के लिए कंसर्न रहता है, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया सिक्योरिटी का, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए कंसर्न रहता है, अपने सर्वाइवल के लिए। अगर स्टेट ही नहीं रहेगा तो दूसरा स्टेट किसके साथ लड़ाई करेगा, क्यों अटैक करेगा, ठीक है। मेन जो एलिमेंट है वो है सर्वाइवल का, ठीक है, स्टेट कैसे सर्वाइव करता रहे, ये बात है, ठीक है। इसके अंदर सर्वाइवल के अंदर सर्वाइवल एक प्री कंडीशन की तरह है। देखो, सर्वाइवल इज लाइक अ प्री कंडीशन। कोई भी नया गोल स्टेट अचीव करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, लड़ाई करना चाहता है, अटैक करना चाहता है, या अपने आप को मतलब कोई भी डिप्लोमेटिक या किसी भी टाइप का कोई एक्शन लेना चाहता है, तो सर्वाइवल एक प्री कंडीशन है, ठीक है। किसी भी गोल के लिए प्री कंडीशन है सर्वाइवल। स्टेट का सर्वाइवल जरूरी है। यहाँ पर एक हेनरी किसिंगर की स्टेटमेंट है, जो कि प्रेसिडेंट निक्सन थे, उनके टाइम में उनके सेक्रेटरी रहे थे, ठीक है, अमेरिका में। तो हेनरी किसिंगर की स्टेटमेंट क्या है, ए नेशन सर्वाइवल इट्स इज इट्स फर्स्ट एंड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने ये कहा था। लिख दूं मैं, शायद आपको कहीं काम आ जाए। एक सेकेंड।
सॉरी फॉर डिस्टरबेंस यार, कोई बात नहीं, हम फिर आगे बढ़ते हैं। हेनरी किसिंगर ने एक स्टेटमेंट दी थी, ए नेशन सर्वाइवल इज इट्स फर्स्ट एंड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी it can't be compromised or put to risk. Or put to risk. ठीक है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, ये आ भी सकती है हमारे नेट के एग्जाम में। ठीक है, स्टेटमेंट देके पूछ ले किसकी स्टेटमेंट है, तो वो कहते हैं कि एक नेशन का सर्वाइवल फर्स्ट और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की कि वो अपना सर्वाइवल मतलब देखे, और ये कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता किसी मतलब किसी चीज के बदले में हम कॉम्प्रोमाइज कर दें इसे, ऐसा नहीं हो सकता, और हम इसे रिस्क पे भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो सर्वाइवल के बारे में। देन इसके बाद रेज एंड डिटेन की भी सेम आती है। रेज एंड डिटेन की एक आइडियोलॉजी है, रेज एंड डिटेट मतलब कि स्टेट अपने नेशन इंटरेस्ट के लिए सब कुछ करेगा, वो सब आता है। ठीक है, एक बार आ भी गया था हमारे नेट के एग्जाम में कि रेज एंड डिटेन का मतलब क्या है, नेशनल इंटरेस्ट जो है, जो नेशन का इंटरेस्ट है उसके लिए काम करेगा स्टेट। ठीक है, वो रेज एंड डिटेन होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि स्टेट इंटरनेशनल लेवल पे कोई हायर अथॉरिटी नहीं है जो कि कोई भी मतलब स्टेट अगर दूसरा स्टेट अटैक कर दे तो वहां पे वो आपकी हेल्प करने आ जाएगी। ठीक है, या उसके फोर्स को रोक देगी, ऐसा नहीं है। स्टेट को अपनी सिक्योरिटी अपनी हेल्प खुद करनी है। ठीक है, ये कहते हैं। देन एक वॉल्स की स्टेटमेंट है, इसमें मैंने काफी स्टेटमेंट कोट की हैं क्योंकि हमारे स्टेटमेंट बहुत आती है या नेट के एग्जाम में, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे डाली है कि वो कहते हैं कि इन अनार्किक स्ट्रक्चर तो आप समझ रहे हैं ना, मैं बार बार अगर यूज कर रही हूँ तो यहाँ पे मतलब कि इंटरनेशनल लेवल का जो स्ट्रक्चर जो रियलिस्टिक कंसिडर करते हैं वो कहते हैं अनार्किक स्ट्रक्चर है। ठीक है, रियलिस्टिक कहते हैं अनार्किक स्ट्रक्चर है। ये कहते हैं इन अनार्किक स्ट्रक्चर सेल्फ हेल्प is necessarily the principle of action, कि मतलब हमें एक्शन लेना है खुद के स्टेट की हेल्प के लिए, हमें खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा, हमारी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, और हेल्प करने के लिए क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं, ये वॉल्स की स्टेटमेंट है, इसके अंदर ही हम कॉन्सेप्ट सेल्फ हेल्प के अंदर आता है सिक्योरिटी डायलेमा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिक्योरिटी डायलेमा का कॉन्सेप्ट, इसके अंदर क्या आता है कि स्टेट मतलब अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करता है। ठीक है, अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज करता है, और ये सिक्योरिटी डायलेमा इसके अंदर मतलब दो हो सकते हैं। मिलिट्री कैपेबिलिटी को कोई भी स्टेट इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक अपने डिफेंसिव पर्पस के लिए, ठीक है, मतलब अपनी डिफेंस में हम अपनी डिफेंस करना चाहते हैं, अपनी रक्षा करना चाहते हैं ताकि दूसरा स्टेट हम पे अटैक ना कर दे। अपनी डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए हम अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, एंड दूसरा है ऑफेंसिव पर्पस के लिए। ऑफेंसिव मतलब दूसरे स्टेट पे अटैक करने के लिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम नॉर्थ कोरिया ले सकते हैं। ठीक है, उसे तो अटैक करना है साउथ कोरिया के ऊपर, दैट्स व्हाई वो रोजाना मिसाइल टेस्ट करता रहता है, आप न्यूज में देखते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इस सिक्योरिटी डायलेमा का जो कॉन्सेप्ट है, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक स्टेट की जो सिक्योरिटी है वो दूसरे स्टेट की इनसिक्योरिटी है। ठीक है, कैसे कि एक स्टेट अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है तो दूसरा स्टेट सस्पिशन में है कि ये बढ़ा रहा है, ये शायद ऑफेंसिव पर्पस के लिए, उसे क्या पता कि वो डिफेंसिव के लिए कर रहा है। दूसरा स्टेट हमेशा ये सोचेगा कि ये ऑफेंसिव पर्पस के लिए कर रहा है, और खासकर पड़ोसियों में तो ये होता ही है। ठीक है, पड़ोसी आपस में ऐसा ही सोचते हैं, तो इसकी वजह से एक स्टेट की जो सिक्योरिटी के लिए जो डिसीजन है वो दूसरे की इनसिक्योरिटी के लिए बन जाता है। ठीक है, हमेशा
उसके बाद जो ये सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, इसी से ही आता है बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि कैसे बैलेंस बने पावर का। इसमें स्ट्रक्चरल रियलिस्टिक अलग कहते हैं, क्लासिकल अलग कहते हैं। तो अभी हम इस चीज को लीव करते हैं, बाद में क्वेश्चंस में आएगा तब मैं अच्छे से बताऊंगी, बिकॉज एक साथ में बहुत चीजें आप रिलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं अब स्ट्रीम्स क्या क्या है, मतलब कि क्या क्या टाइप के टाइप्स ऑफ रियलिज्म, कितने टाइप के रियलिज्म। अब रियलिज्म एक चीज सेम ही तो नहीं बनी रह सकती, क्लासिकल देन मॉडर्न देन उसके बाद नियो लिबरल सॉरी नियो रियलिज्म देन नियो क्लासिकल रियलिज्म, अलग अलग टाइप के रियलिज्म है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है उसके अंदर आता है क्लासिकल रियलिज्म। अब क्लासिकल रियलिज्म इसे हम मतलब इसके अंदर राइटर आएंगे थ्यूसिडाइड्स, जिसने द पेलोपोनेशियन वार्स, जो कि एथेंस और स्पार्टा के बीच में हुआ था। ठीक है, देन मैकियावेली, जिन्होंने द प्रिंस के अंदर मतलब कैसे एक स्टेट का सर्वाइवल, प्रिंस को कैसे स्टेट को बचा के रखना है, ठीक है, वो सब बताया था। देन उसके बाद ये क्लासिकल रियलिस्टिक जो मैं 3-4 बता रही हूँ, ये मतलब रियलिज्म तब आया नहीं था इंटरनेशनल लेवल पे, एज सच कोई डॉक्ट्रिन नहीं थी, बट रियलिस्टिक जो थिंकर हैं वहां से अपने आइडियाज को लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लासिकल में डाल रही हूँ। देन उसके बाद मैकियावेली, देन हॉब्स बताते हैं स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट, जहां पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, फियर है लोगों के बीच में। ठीक है, और कंपटीशन है, वार है। ठीक है, ये सब चीजें हैं जहां पे स्टेट ऑफ नेचर एग्जिस्ट करता है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, वहीं से ही रियलिज्म अपने आप को डिराइव करता है। इंटरनेशनल लेवल पे वो कहते हैं ऐसा ही माहौल है। ठीक है, क्लासिकल रियलिस्टिक कहते हैं वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर के अंदर फियर है, पावर हंगर है, पावर के लिए दौड़ लग रही है। ठीक है, ये सब चीजें ह्यूमन नेचर के अंदर है, इसी से ही इंटरनेशनल लेवल पे वो अप्लाई करते हैं, इंडिविजुअल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद होब्स, देन कौटिल्य जो इंडियन राइटर थे, वो कौटिल्य भी इंटरनेशनल लेवल पे हम उनके डॉक्ट्रिन को ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने जो राजा था उन्हें ये बताया था कि कैसे एक जैसे पड़ोसी दुश्मन होगा, उन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन दी थी कि पड़ोसी का पड़ोसी हमारा दोस्त होगा। इंटरनेशनल लेवल पे कैसे डिप्लोमेसी कंक्लूड की जाती है, कैसे डिप्लोमेसी चलती है, वो सब कौटिल्य ने बताई थी, जो कि रियलिज्म पे ही बेस्ड थी। ठीक है, उनकी भी। देन उसके बाद रूसो की भी डॉक्ट्रिन हम ले सकते हैं, बट रूसो स्ट्रक्चरल रियलिज्म को ज्यादा मतलब स्ट्रक्चरल रियलिज्म का आइडिया ज्यादा आता है वहां पे। द आर्ट ऑफ वार शायद उनकी बुक है, उसके अंदर से वो बताते हैं कैसे इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक है। ठीक है, क्लासिकल रियलिज्म में हम इतना करते हैं। देन क्लासिकल रियलिज्म के राइटर और उसके बाद कौन कौन है, E.H. कार, सॉरी E.H. कार जो कि इंटरवार स्कॉलर्स के अंदर आते हैं। देन मॉर्गेंथो ने जिन्होंने अपने 6 प्रिंसिपल दिए हैं। ठीक है, देन बटरफील्ड, उसके बाद वोल्फर्स। ठीक है, काफी राइटर हैं, आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद ये सब राइटर हैं जो कि क्लासिकल रियलिज्म के हैं। क्लासिकल रियलिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे मतलब उसमें आता है, सॉरी हमारी जो पेपर में आता है वो है मॉर्गेंथो के प्रिंसिपल। ठीक है, तो मॉर्गेंथो के प्रिंसिपल मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या उनके प्रिंसिपल थे। 6 प्रिंसिपल उन्होंने अपने दिए थे। पॉलिटिक्स अमंग नेशन उनकी बुक थी 1948 की, उसके अंदर उन्होंने अपने 6 प्रिंसिपल दिए थे, जो कि रियलिज्म के बेस से। ठीक है, ओके एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। कई बार ये आ जाता है 6 प्रिंसिपल कौन सा है, सेकंड कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है। ठीक है, तो आप ये 6 प्रिंसिपल तो लाइक बेसिक हैं, आपको आने चाहिए। ठीक है, 6 प्रिंसिपल्स। तो पहला प्रिंसिपल क्या था, पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉज। ऑब्जेक्टिव लॉज, ठीक है, वो कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव लॉज विच आर रूटेड इन ह्यूमन नेचर।
ह्यूमन नेचर। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स है वो कहते हैं कि वो ह्यूमन नेचर के अंदर ही है, उन्हीं लॉज को आप इंटरनेशनल लेवल पे लगा रहे हो, जैसे कि फियर, वॉर, कंपटीशन फॉर पावर, पावर हंगर, जो होब्स बताते हैं, ठीक है, वो वहां से अपनी ये लेते हैं पहला प्रिंसिपल। देन उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट इज डिफाइन इन द टर्म ऑफ नेशनल पावर, कि जो भी एक नेशन का इंटरेस्ट है, एक स्टेट का जो इंटरेस्ट है, नेशन इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ नेशन पावर, नेशनल पावर, ठीक है, कि मतलब नेशन का जो इंटरेस्ट है वो डिफाइन करेंगे हम, जो नेशन की पावर कितनी है, ठीक है, कि वो कोई भी हम देखो कोई भी एक डिप्लोमेट है, वो जाके कुछ भी कंक्लूड करता है तो वो नेशन इंटरेस्ट में करता है, ठीक है, और किस लिए कर रहा है, नेशनल पावर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है उनका इंटरेस्ट इज ऑलवेज डायनामिक, इज ऑलवेज डायनामिक, कि मतलब एक नेशन का क्या हित है, क्या वो चाहता है, वो इंटरेस्ट वो हमेशा डायनामिक होगा, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग शिफ्ट होता रहेगा। ये नहीं है कि एक स्टेटस को बना रहेगा कि सेम ही इंटरेस्ट है, हमेशा सेम ही चीज के लिए कर रहे हैं, हर बार हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग डायनामिक इंटरेस्ट होगा, ठीक है। देन एब्स्ट्रैक्ट मॉरल प्रिंसिपल कांट बी अप्लाइड टू पॉलिटिक्स, कि जो एब्स्ट्रैक्ट मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, कि मतलब जो भी मॉरल प्रिंसिपल्स है तो आप समझ ही गए होंगे, वो जो भी प्रिंसिपल है वो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, वो प्रिंसिपल पॉलिटिक्स में कोई यूज नहीं है, उनका कोई उनकी वैल्यू नहीं है, ठीक है, उनका ये कहना था। देन उसके बाद फिफ्थ जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉरल एस्पिरेशन ऑफ नेशन एंड यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल, कि जो यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स एंड जो नेशन इंटरेस्ट है या नेशन के जो प्रिंसिपल है उनमें हमेशा डिफरेंस होगा, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल कंसिडर करो, जैसे ह्यूमन राइट्स का, ठीक है, कि एक वर्ल्ड लेवल पे जो यूएन है वो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है, ठीक है, उसके लिए 1948 में मतलब एक कन्वेंशन बन गई थी, एक उन्होंने डिक्लेरेशन पास कर दी थी। बट देखो कोई भी नेशन है जब उसकी सिक्योरिटी पे कोई भी खतरा आता है, अब चाइना की टाइनामम स्क्वायर जो उनकी इंसिडेंट हुई, या ह्यूमन राइट हमारे जैसे कश्मीर में भी बहुत बार होते हैं ह्यूमन राइट वायलेशन, ठीक है, तो जो ये सारे एग्जांपल नेशन अपने इंटरेस्ट के लिए मतलब उन यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल वहां पे लागू नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो नेशन के जो इंटरेस्ट है और जो यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल वो कभी सेम नहीं हो सकते, हमेशा डिफरेंस होगा, उनका ये कहना था, ठीक है। देन सिक्स है ऑटोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ऑटोनॉमी ऑफ IS मतलब इंटरनेशनल सिस्टम या रिलेशन, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल सिस्टम है, वो ऑटोनॉमी, वहां पे ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमस है वो, ठीक है, वहां पे अनार्की है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है वहां पे, ठीक है, वो ऑटोनॉमस है वहां पे। ओके, आई होप आपको समझ आ गए होंगे, अगर कुछ समझ नहीं है, वैसे राइटिंग बहुत गंदी आ रही है बट इट्स ओके, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती, कोई बात नहीं। तो जो इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो ऑटोनॉमस है। आपको क्लासिकल रियलिज्म समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, अगर कोई इश्यू है, कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में मेंशन कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में वो इश्यू आपका रिजोल्व कर दूंगी, सोल्व कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट आता है वो है स्ट्रक्चरल रियलिज्म, वो हम करते हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल रियलिज्म के अंदर क्या आता है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म पहले तो आता कब है, 1979 के अंदर जब वॉल्स अपनी बुक पब्लिश करते हैं द थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, उनकी बुक का ये नाम था, तो वहां से स्ट्रक्चरल रियलिज्म आता है। और स्ट्रक्चरल जो रियलिज्म है इसके अंदर दो आते हैं, ऑफेंसिव रियलिज्म एंड डिफेंसिव रियलिज्म, बट जो वॉल्स हैं वो डिफेंसिव रियलिज्म के हैं और ऑफेंसिव के जॉन मेशिमर है। बट हम पहले ये कर लेते हैं कि वॉल्स क्या कहते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल रियलिज्म उन्होंने ही स्टार्ट किया था, उन्होंने ही दिया था। तो वॉल्स तीन एलिमेंट बताते हैं,
पहले स्ट्रक्चरल रियलिज्म से समझो आप। स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहता है, जैसे क्लासिकल रियलिज्म कहता था कि जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे जो भी माहौल है, जो ऑटोनॉमी है, अनार्की है, वो किस वजह से है? ह्यूमन नेचर की वजह से है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे जो पावर का स्ट्रगल है, जो पावर के लिए भूख दौड़ रही है, वो ह्यूमन नेचर की वजह से नहीं है, वो स्ट्रक्चर की वजह से है। उनका ये कहना था। और स्ट्रक्चर कैसा है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, तो वो इंटरनेशनल लेवल का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिक्स है, कंपटीशन है, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, उनके बीच में ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। स्टेट्स के बीच में कोई बीच में अथॉरिटी नहीं है, रिलेटिव पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रगल फॉर पावर है वो चलता रहता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल रियलिज्म ये कहता है स्ट्रक्चर की वजह से सब कुछ है, ह्यूमन नेचर की वजह से कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा उनका मानना था। देन उसके बाद वोल्स इंटरनेशनल सिस्टम के 3 एलिमेंट्स बताते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम को बनाता कौन कौन है, ठीक है। सबसे पहले वो बताते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल। ये भी आप ध्यान रखना, हमारे पेपर में आता है कि क्या 3 चीजें बताई थी, एलिमेंट्स बताए थे। तो पहला है ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, कि इंटरनेशनल जो सिस्टम है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, वो ऑर्गेनाइज कैसे हो रखी है। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे तो अनार्की है। वर्ल्ड का कहना है कि जो आईआर लेवल है, इंटरनेशनल लेवल या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो लेवल है, वहां पे अनार्की है, ठीक है। वहां पे कोई बीच में अथॉरिटी नहीं है। बट डोमेस्टिक जो लेवल है, वहां पे हिरार्की है, ठीक है। और हिरार्की है, उसमें सबसे सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? जो मेन अथॉरिटी है वो है गवर्नमेंट। जो वहां की स्टेट है वो सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है। वहां पे हिरार्की है, बट इंटरनेशनल लेवल पे अनार्की है। वहां पे कोई बीच की पावर नहीं है, कोई सेंट्रल पावर नहीं है, ठीक है। उनका ये कहना था। देन उसके बाद दूसरा उन्होंने दिया था डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसमें कहते हैं कि अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। वही डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट है कि सॉवरन स्टेट है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है, वो आपस में compete करते हैं, ये कहना है उनका। देन थर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। सब कुछ टेढ़ा लिखा जा रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटी वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं। वो कहते हैं कि यही है जो डिसाइड करता है कि वॉर होगा या पीस होगा, ठीक है। कि किस स्टेट की कितनी कैपेबिलिटी है वो डिसाइड करती है। और कैपेबिलिटी के अंदर उन्होंने सब कुछ बताया, रिसोर्स, मिलिट्री कैपेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो सब कुछ कैपेबिलिटी में बताया है। वो कहते हैं कि यही बता सकता है कि क्या आउटकम होगा, वॉर होगा या पीस होगा, ठीक है। यूनिपोलरिटी होगी, बाइपोलरिटी होगी, क्या होगा इंटरनेशनल सिस्टम में, यही एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो इंटरनेशनल लेवल पे बताता है, ठीक है। इनका ये कहना था। देन हम पढ़ते हैं ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म। स्ट्रक्चरल रियलिज्म के अंदर ही आते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म एंड डिफेंसिव रियलिज्म, ठीक है। रियलिज्म, अब देखो, जो डिफेंसिव रियलिज्म है वो वोल्स राइटर है, इनके मेन राइटर। देन यहाँ पे मेशिमर, क्या स्पेलिंग थी, ओके आप एक बार फिर से चेक कर लेना। मेशिमर, जो जॉन मेशिमर है वो, ठीक है। सबसे पहले ये मतलब इस बात पे बात करते हैं कि कितनी पावर हो स्टेट के पास, क्योंकि सॉरी, रियलिस्टिक है वो। फाइनली में आर्ग्यू क्या करते हैं, स्ट्रगल फॉर पावर है, ठीक है। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, स्ट्रगल फॉर पावर है, ठीक है। तो ये डिस्कस करते हैं कि एक स्टेट के पास कितनी पावर हो, हाउ मच पावर अ स्टेट शुड ऑन, कि स्टेट के पास कितनी पावर हो, स्टेट पावर कितनी हो, ठीक है। इस क्वेश्चन पे बात करते हैं दोनों, ठीक है, ऑफेंसिव हो चाहे डिफेंसिव हो। अब जो डिफेंसिव है वो कहते हैं कि स्टेट वांट्स सिक्योरिटी,
सिक्योरिटी, ठीक है। तो वो इतनी ही पावर रखता है कि जितनी में वो अपनी डिफेंस कर सके, ठीक है। ऑफेंसिव का ये कहना है कि वो डिफेंसिव का ये कहना है कि स्टेट अपनी सिक्योरिटी को मतलब प्रियर रखता है और वो इतनी ही पावर लेता है कि जितने में उसका सर्वाइवल बना रहे, अपनी सिक्योरिटी को वो मेंटेन करके रख सके, ठीक है। बट डिफेंसिव ये कहते हैं कि स्टेट ओनली सिक्योरिटी की ही बात नहीं करता। अल्टीमेट गोल क्या है स्टेट का? हेजिमन होना। अल्टीमेट गोल क्या है? हेजिमनी स्टेब्लिश करना, जैसे यूएसए ने कर रखी है अपनी, ठीक है। तो स्टेट अपनी पावर को बढ़ाता ही जाता है और अपनी हेजिमनी को कायम मतलब हेजिमनी बनाना चाहता है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। देन उसके बाद डिफेंसिव रियलिस्टिक कहते हैं कि स्टेटस को बना रहेगा तो कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। जब स्टेट अपने स्टेटस को मेंटेन ही करके रखेंगे और पावर नहीं लेंगे तो उससे कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। लेसन कंपटीशन, compete नहीं करेंगे। ये कहता है कि कंपटीशन को हम हटा ही नहीं सकते इस इंटरनेशनल लेवल से, ठीक है। स्टेट हमेशा compete करते रहते हैं। जैसे कोई भी स्टेट अपने स्टेटस को मेंटेन नहीं रखता, वो अपनी पावर को हमेशा बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो कंपटीशन को हम इंटरनेशनल लेवल से नहीं हटा सकते, ठीक है। ये कहना था ऑफेंसिव रियलिज्म का। डिफेंसिव का कहना था कि स्टेट अपनी सिक्योरिटी को सबसे पहले मानता है और इतनी पावर करता है जितनी वो सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर हम राइटर पढ़ लेंगे वोल्ड मेसिमर, ठीक है। ओके, मेसिमर की बुक क्या थी? ट्रेजेडी ऑफ द ग्रेट पावर्स, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ठीक है। ये भी याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है बुक, काफी बार आती है हमारे में। बुक कौन सी थी उनकी लिखी हुई? तो उनकी बुक है ट्रेजेडी ऑफ द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। देन कोहन को हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम नियो क्लासिकल रियलिज्म। नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हुए क्लासिकल रियलिज्म। अब क्लासिकल इसमें देखो बीच में आ गया। अब ये जो राइटर है वो वापस लौट के जा रहे हैं किसिंगर, मॉर्गेंथो, उनके व्यूज पे, ठीक है। और नियो क्लासिकल जब स्ट्रक्चरल रियलिज्म जो कि अभी कॉन्टेम्परेरी रियलिज्म है वो नियो क्लासिकल रियलिज्म कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर हम राइटर पढ़ेंगे गिडन रोज हैं, देन उसके बाद एस ई लोबेल, देन एन.एम. रिप्समैन, ठीक है। देन उसके बाद फरीद जकारिया, ठीक है। ये कुछ राइटर हैं, इन्होंने अपनी बुक भी लिखी थी वेल्थ टू पावर, फ्रॉम वेल्थ टू पावर, ठीक है। उनकी बुक का कंप्लीट नाम भी काफी बार आया तो नहीं है बट आ सकता है मुझे लगता है, द अनयूजुअल ओरिजिन ऑफ अमेरिकाज रोल, ठीक है। सॉरी, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। फ्रॉम वेल्थ टू पावर, द अनयूजुअल ओरिजिन ऑफ अमेरिकाज वर्ल्ड रोल, ठीक है। ये फरीद जकारिया जो है उनकी बुक है। गिडन रोज है, उन्होंने ये टर्म दी थी नियो क्लासिकल रियलिज्म, उन्होंने अपने आप को नियो क्लासिकल रियलिज्म में कंसिडर किया था, ठीक है। ये नियो क्लासिकल रियलिज्म अब किसकी बात करता है? देखो अब क्या हुआ था कि रियलिज्म की कुछ कमजोरियां बाहर आ रही थी, जैसे कि कोल्ड वॉर एंड क्यों हो गया। अब जो अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्टर्स हैं वो नॉन स्टेट एक्टर भी हैं, कुछ स्टेट एक्टर है, कुछ नॉन स्टेट एक्टर हैं, जैसे कि एमएनसीज, टेररिस्ट ग्रुप वगैरह वगैरह, उनके पास भी पावर है, ठीक है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या मायने नहीं रखती, ये सब चीजें आ रही थी उनके सामने। तो नियो क्लासिकल रियलिज्म फिर इंटरनेशनल लेवल पे आया और वो किस चीज को कंसिडर करता है? वो जो भी सिस्टमेटिक फैक्टर्स हैं उन्हें भी कंसिडर करता है। वो सिस्टमेटिक फैक्टर में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, सोसाइटी और स्टेट का रिलेशनशिप क्या है, स्टेट का मोटिवेशन क्या है, स्टेट लीडर का बिहेवियर कैसा है, स्टेट लीडर की पॉपुलरिटी कैसी है, ये सब चीजों को डिस्कस करता है, जो कि अभी तक जो रियलिज्म था वो डिस्कस नहीं कर रहा था, ठीक है। लिख दूं मैं? ठीक है, स्टेट लीडर का बिहेवियर, पॉपुलरिटी,
या फिर वो क्या चाहता है, ठीक है, वो सब मायने रखता है। देन स्टेट सोसाइटी रिलेशनशिप, ये चीजें भी शेप करती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, कोई भी पॉलिटिक्स होती है। देन उसके बाद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या करती है। देन नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन क्या है स्टेट का। ये सब चीजें मायने रखती है इंटरनेशनल लेवल पे, इनका ये कहना था, ठीक है। और इन चीजों को ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हर एक चीज मायने रखती है। उसके बाद और कुछ रह गया, आई शुड चेक, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। कि हाँ, एक और कि स्टेट अपने रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज करता है, ये पॉइंट रह गया था कि स्टेट कैसे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है, उन्हें कैसे यूज करता है, ठीक है। वो सब नियो क्लासिकल रियलिज्म वो सब बात करते हैं। और रिसोर्स मोबिलिटी की लगभग बात कौन करते हैं, फरीद जकारिया जो है, इन्होंने बात की है। ओके, हम अब क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई इश्यू है तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताया करो यार, ठीक है, ताकि मैं आपका इश्यू या कोई भी प्रॉब्लम है वो समझ सकूं। तो क्रिटिसिज्म क्या आएगा, सबसे पहले तो देखो, कोल्ड वॉर जो एंड हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, रियलिज्म ने कभी उसे एक्सप्लेन नहीं किया कि वो पीसफुली एंड क्यों हुआ। वॉर तो हुआ ही नहीं वहां पे दो पावर्स के बीच में, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में, तो वो पीसफुली एंड क्यों हुआ उस चीज को कभी रियलिज्म ने, यथार्थवाद ने एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि ये स्टेट सेंटर्ड अप्रोच है, स्टेट की पावर पे ओवर इम्फेसिस डाल रहे हैं, ठीक है, कि स्टेट ही सब कुछ है, स्टेट सॉवरन है, ये सब कुछ है, मतलब हर चीज को स्टेट के अराउंड ही घुमा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है, इंडिविजुअल भी मायने रखता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या इंडिविजुअल मायने नहीं रखता, यूएन इंडिविजुअल के लिए काम नहीं कर रहा है क्या, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड है नॉन स्टेट एक्टर्स की बात तो इन्होंने कभी की ही नहीं है। और नॉन स्टेट एक्टर में कौन कौन आ जाएंगे, टेररिस्ट ग्रुप, अलकायदा, ये सब ISIS, ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप। देन MNCs, बड़ी बड़ी MNCs की वो भी पावर, मतलब पॉलिसी मेकिंग में, पावर पॉलिटिक्स में बहुत मायने रखती है आजकल। MNCs किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट को गिरा देती हैं, ऐसी ऐसी, मतलब आजकल इतनी पावरफुल MNCs हैं। देन उसके बाद थर्ड है NGOs, जैसे ग्रीन पीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये सब NGO हैं। क्या ये मायने नहीं रखते, ये अपने इंडेक्स पब्लिश करते हैं, अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, UN पे काफी रिजोल्यूशन इनकी वजह से हो रहे हैं, ये सभी चीजें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल इंटीग्रेशन। देन फोर्थ है, इन्होंने कभी रीजनल इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन नहीं किया कि रीजनल इंटीग्रेशन क्यों हो रहा है, ठीक है। EU, देन आसियान, देन उसके बाद सार्क, SCO, इतनी ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, AU, ये जो बन रही है, इनको तो कभी एक्सप्लेन किया ही नहीं है, ना ही जो इंटरनेशनल रिजीम बन रही है आजकल, जो क्लाइमेट, जो कि क्या बताऊं मैं, कलेक्टिव एक्शन जो लिया जा रहा है, जैसे क्लाइमेट के लिए, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए, ह्यूमन राइट के लिए, ये सब, इन चीजों को तो कभी एक्सप्लेन किया ही नहीं है इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, रियलिज्म ने। तो यहाँ पे इनका फेलियर है। आई होप अभी शायद क्लास, मुझे लगता है सब कुछ हो गया है। हाँ, एक पॉइंट आप ये भी डाल सकते हो कि ह्यूमन नेचर पे इन्होंने बहुत फोकस किया है, कि ह्यूमन नेचर, ह्यूमन रीजन जो है, सॉरी, ह्यूमन रीजन को इन्होंने ओवर इम्फेसाइज किया, इन्होंने ह्यूमन रीजन में कुछ ज्यादा ही बिलीव कर लिया है, ठीक है। सॉरी, ह्यूमन नेचर लो आप, क्योंकि रीजन में तो लिबरलिस्ट आ जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन नेचर, तो इन्होंने ह्यूमन नेचर को ज्यादा ही गंदा बता दिया है कि मतलब वो बुरा है, पावर सीकिंग है, ठीक है। बट ह्यूमन नेचर कोऑपरेटिव भी है, हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। आई थिंक आपको क्लास समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया, कहीं पे आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, कोई पॉइंट रह गया है आपका जो आप नहीं समझ पा रहे, तो आप कमेंट में मेंशन कर देना। इससे अच्छा मैं आपको पढ़ा भी नहीं सकती हूँ। अभी मैंने सब कुछ लिख के करवाया, कोई स्लाइड नहीं बनाई, ताकि आपको एक रिदम से, एक फ्लो से समझ आ सके, ठीक है। अभी आज की क्लास हम एंड करते हैं। थैंक यू।